हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो स्पेशल है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 4 मार्च का जो आपका एग्जामिनेशन है साइंस का, उसमें नंबर को बूस्टअप करने का। मतलब आज के इस वीडियो में हम बहुत कम टाइम में हर चैप्टर जो आपके 4 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उनसे कितने क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, कैसे हम कम समय में अपना पूरा रिवीजन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट इन्वेस्टिंग अवर टाइम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली कराएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ के जानी है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ के जानी है, जो 4 टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जो मेन है वो रेडॉक्स है। रेडॉक्स रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है हमारा जो रेडॉक्स पे डिपेंड है, क्वेश्चन है ए सब्सटेंस which oxidize itself A substance which oxidize। अब oxidize अगर वर्ड आए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए आइडिया कि ये क्वेश्चन रेडॉक्स का है। एंड रिड्यूस अदर, अब इस सब्सटेंस का नेम पूछा गया है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है, रिड्यूस दूसरे को कर रहा है, तो वो एलिमेंट होगा कौन सा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइप को जब भी क्वेश्चन आएगा, लास्ट टर्म को हम देखेंगे। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म यहां पे बोला रिड्यूस्ड अदर, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर यहां पे ऑक्सीडाइज अदर होता तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी हमने ट्रिक आपको बताई है। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो दिया उसमें भी आपको ट्रिक बताई है। एन ऑयल रिग कैट, इसकी हम ट्रिक ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एट एनोड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड पर होता है। एंड रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, मतलब रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, यहां से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है रेडॉक्स का। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग जरूर आएगी। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं जो रिएक्शन करके बना रहे हैं जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जिंक का फॉर्मूला, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया हमारा? जिंक का मतलब क्या हो गया? Zn। ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? O, ZnO प्लस कार्बन। जब ये रिएक्शन करेगा तो पॉजिटिव, O नेगेटिव, C जाएगा, O के पास क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बचेगा? जिंक। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन के लैंग्वेज की हमने यहां पे एक अल्फाबेटिकल इक्वेशन ड्रॉ कर दी है, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। बैलेंसिंग ऑलरेडी इसमें क्लियर है, जिंक की रिएक्टेंट साइड भी 1 है एंड प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर यहीं पे रिएक्शन इस टाइप की आती, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर आपको इसे बैलेंस करना हो तो यहां पर बैलेंस भी करनी पड़ेगी। इसका क्या करेंगे? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2, क्लोरीन का क्या होता है? Cl2, ये बनाएगा हमारा 2HCl। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। H2Cl2 HCl लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 मोल से, मतलब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। Why silver chloride always
kept in dark colored bottles? क्वेश्चन है why silver chloride always kept in dark? सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क में हमेशा क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन भी आएगा। रीजन ये है कि अगर इसको हम ओपन में रख देंगे, अगर इसको हम ओपन में रख देंगे तो इससे रिएक्शन करेगा सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाती है। इसमें सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। क्लोरीन इज अ गैस, और गैस होती है डायटोमिक, 2 से में 2 मोल्स लेना पड़ेगा। अब यहां पे क्लोरीन हो गया 2 टाइम्स, यहां पर है 1 टाइम्स, मतलब यहां पे 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। और जब 2 टाइम्स यहां पे हम पुट कर देंगे तो यहां पे सिल्वर 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो वो ब्रेक होकर बनाएगा सिल्वर और क्लोरीन, और इसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पे सनलाइट का इफेक्ट आ गया है। तो ये 3 क्वेश्चन 3 टाइप के हैं जो आपके पेपर में फर्स्ट चैप्टर से आने के चांसेस ज्यादा हैं। 4 टाइप का क्वेश्चन इसी में पूछा गया आपका। Why does color of copper sulfate change when iron nail added? When iron nail added, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें बोला गया है कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। अगर उसमें हम आयरन नील ऐड कर दें तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाएगा? अब ये डिपेंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे इसलिए डिपेंड है, जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है ये, अगर इसमें हम आयरन नील को ऐड कर देंगे तो आयरन की रिएक्टिविटी होती है कॉपर से ज्यादा। तो जब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है तो कॉपर आयरन को कर देता है डिस्प्लेस और बनाता है आयरन सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। अब जो आयरन सल्फेट है ये होता है ग्रीन। तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो पहले क्या था? वो पहले था ब्लू। कन्वर्ट किस में होता है? कन्वर्ट होता है ग्रीन में। और यही क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई कलर चेंज हो रहा होगा, ब्लू से ग्रीन हो रहा है या जो भी कलर आपको दिया गया होगा, तो अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की गई है। अगर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में जाएगी तो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लाइक अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम करा दें लेड आयोडाइड से, तो ये रिएक्शन हमारी चली जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। यहां पे जो लेड आयोडाइड बनता है वो होता है येलो कलर का। तो यहां पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात की गई है। रेडॉक्स का क्वेश्चन कैसे आना है? रेडॉक्स का क्वेश्चन आना है रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने को। सबसे पहला क्वेश्चन वैसे कराया था। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। एसिड बेस का कॉमन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी, विजुअल इंडिकेटर पढ़ के जाने हैं। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाती है लाइक वनीला एसेंस। विजुअल इंडिकेटर में क्या होता है, कलर चेंज होते हैं लाइक टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, एसिड में येलो रहती है बट बेस में हमारी रेड हो जाती है। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव CO2 गैस। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। पहला दिया गया स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को अगर हम हीट करेंगे तो क्या वो CO2 गैस देगा? अब ये क्वेश्चन बनाया इसलिए है क्योंकि ये 4 रिएक्शंस हैं इसमें। एक क्वेश्चन से आपकी 4 रिएक्शन तैयार होंगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्विक लाइम।
तीसरा दिया गया है लाइम वाटर, और चौथा दिया गया है लाइम स्टोन, और चौथा दिया गया है सोडा एस दिया गया है। तो आपको सबके फॉर्मूले लिख लेने हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्विक लाइम का होता है CaO, लाइम स्टोन का होता है CaCO3, सोडा एस का होता है Na2CO3। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर CO3 दिख रहा है तो CO2 कन्वर्ट होगा, लेकिन आपको पता है सोडा एस जब हम वॉशिंग सोडा को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो सोडा एस मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन, क्योंकि जब इसको हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। ये हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 5 सोल्यूशन दे देगा, A, B, C, D और E, और आपको देगा pH वैल्यू। आपको देगा pH वैल्यू जो दी गई है आपको यहां पर 4,1,11,7,9, 4,1,11,7,9। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से बोलेगा मोर एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है, मोर बेसिक कौन है, लेस बेसिक कौन है, और न्यूट्रल कौन है। 5 आपको एलिमेंट दिए गए A, B, C, D और E, तो 5 आंसर्स होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हम 7 ढूंढते हैं कहां पे है, ये मिल रहा है D, 7 होता है न्यूट्रल। 7 से जितना नीचे जाएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे जो कम वैल्यू है 7 से वो है 1, मतलब ये मोर एसिडिक हो गया। इसके बाद हमारा 4 तो लेस एसिडिक हो गया, और 7 से जितना ज्यादा वैल्यू होगी वो होगा बेसिक। तो सबसे ज्यादा ये यहां पर 11, तो C हो गया मोर बेसिक, और 7 हो गया हमारा, E हो गया हमारा लेस बेसिक। ये हमारे आंसर्स हो गए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड भी होता है। टीथ जो टूथ होते हैं हमारे, उनमें इनेमल जो होता है, इनेमल की जो लेयर होती है वो इसकी बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब आपसे बोल रहा है कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर पूछा गया है। तो इसका नेचर ऑलवेज रिमेंबर इट, इसका नेचर होता है बेसिक। इसी के पीछे टूथपेस्ट की साइंस लगी होती है। लोग कहते हैं ना कि टूथपेस्ट 2 टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम। इसी के पीछे साइंस लगी होती है। टूथपेस्ट भी बेसिक इन नेचर होता है। आपके पेपर में एक बार ये आ भी चुका है कि टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक। जब हम कोई चीज खाते हैं तो एसिडिक नेचर होता है हमारे माउथ में, वो एसिडिक नेचर हमारे टूथ को करता है खराब। वो इस इनेमल की जो लेयर होती है उसको खराब करता है। तो उसी लेयर को बचाने के लिए हम और बेसिक मिलाते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब करता है रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो न्यूट्रल कर देता है पूरे प्रोसेस को। तो ये इसका रीजन रहता है कि टूथपेस्ट हमें करना चाहिए। टूथपेस्ट के पीछे की साइंस ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल नॉन मेटल से जाएगा। मेटल नॉन मेटल चैप्टर सबसे ज्यादा 4 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। रीजन क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में 5 कंपाउंड भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। NaCl, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्विक ब्लीचिंग पाउडर, इसके बाद आपका स्लेट लाइम, क्विक लाइम जो एडिशनल हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इतना सब पढ़ेंगे कैसे। तो भाई इतना सब पढ़ने का मतलब है स्मार्ट वर्किंग करने का मतलब क्या है, आपको ये पढ़ना है
प्लास्टर ऑफ पेरिस से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक ही क्वेश्चन आता है घूम के, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पैसेज में, ऑब्जेक्टिव में, रिएक्शन में। वो ये आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर वेपर से करता है रिएक्शन और क्या बनाता है, जिप्सम। NaCl से क्या पढ़ना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आएगा कन्फर्म। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और हमको मिल जाता है कास्टिक सोडा के साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th एग्जामिनेशन जो 4 तारीख को का पेपर हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद हमारा इसका क्वेश्चन आता है द अर्थी इंप्योरिटीज। The earthy impurities associated with mineral in metallurgy। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेटलर्जी से आएगा, इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं इसमें, स्लैग, फ्लक्स, गैंग, और ये 4 ऑप्शन है। अब राइट आंसर क्या है ये देखिएगा आप लोग। इसमें याद रखो स्लैग और फ्लक्स ये एक दूसरे पे ही डिपेंड है। फ्लक्स का काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, ये काम होता है फ्लक्स का। और जब फ्लक्स किसी एलिमेंट में मिल जाता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं स्लैग। तो ये दोनों तो एक ही दूसरे पे डिपेंड हो गए। ओर से क्या है, ओर से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल को। तो जो राइट आंसर है वो इसका है गैंग। जो भी मिनरल में इंप्योरिटीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं गैंग। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चैप्टर से सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द concentration of the process used for the concentration of सल्फाइड ओर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ओर हमारा सल्फाइड है और उसे हमें कंसंट्रेट करना है तो कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर ओर हमारा सल्फाइड है और उसे अगर हमें करना है कंसंट्रेट तो हम लगाते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। 3 ही मेथड है, आराम से पढ़ सकते हो। ग्रेविटी सेपरेशन ये तब लगाते हैं जब ओर और इंप्योरिटी में डिफरेंस हो वेट का। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तब लगाते हैं जब आयरन हमें प्योर करना हो, क्योंकि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, या कोई भी मेटल हो जो अट्रैक्ट होगा आयरन से, उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और ये जो होता है सल्फाइड ओर, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और आपके माइंड में आ रहा होगा सल्फाइड ओर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो भाई सिंपल है, ओर का फॉर्मूला पढ़ो, लास्ट में आपको एस दिखे मतलब सल्फाइड है। जैसे कॉपर पायराइड इज द चीफ ओर ऑफ कॉपर, फॉर्मूला होता है CuFeS2, इट इज सल्फाइड ओर। अगर हम बात करें गैलेना, चीफ ओर ऑफ लेड, फॉर्मूला होता है PbS। अब आप कहोगे ठीक सल्फाइड है, और टाइप के ओर होते हैं क्या, तो होते हैं चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम, होता है बॉक्साइट Al2O3.2S2। अब यहां लास्ट में S तो नहीं है, यहां तो लास्ट में O है, मतलब ये ऑक्साइड ओर है। अब इसका प्यूरिफिकेशन हम फ्रोथ फ्लोटेशन से नहीं करेंगे, इसके लिए हम हॉल प्रोसेस यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जोन रिफाइनिंग मेथड। कुछ बच्चों ने सुना होगा, काफी के लिए नया वर्ड होगा ये, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज्ड फॉर। अगर हमें जोन रिफाइनिंग मेथड यूज करना पड़ जाए तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जहां पर ये अप्लाई होगा। तो याद रखिएगा, अगर हमें, पहली बात तो याद रखो ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, मतलब प्यूरिफिकेशन होगी इसमें। अगर हमें किसी मेटल को प्यूरिफाई करना है
अगर हमें किसी मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड में कोई मेटल हमारा परफेक्ट और प्योर फॉर्म होगा। अब हमारा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है लाइफ में। इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, इससे में पढ़ना है सबसे पहली बात कार्बन का नेचर। कार्बन के दो नेचर हमें पढ़ के जाने हैं। पहला कौन सा पढ़ना है, टेट्रावैलेंसी। दूसरा पढ़ना है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन क्या है कि अदर एलिमेंट से जुड़ के एक लॉन्ग फॉर्म चेन बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा कार्बन का जो एक्सेप्शनल केस है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता है, अपीयरेंस डल होता है। लेकिन कार्बन के जो एलोट्रॉप है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शनल केस है। डायमंड क्या है, अपीयरेंस होता है उसका, हार्ड सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट क्या है, करंट पास करता है। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें सिर्फ ग्रेफाइट में करंट पास क्यों होता है, डायमंड में क्यों नहीं होता है? रीजन क्या है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए। यह पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 डोनेट करेगा तो डुप्लेट कंप्लीट, 4 एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। बट कार्बन कभी भी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन टेक कर सकता है। इसका रीजन आता है, रीजन क्या है, स्मॉल इन साइज होता है। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये डोनेट कर देगा, सेम कंडीशन लगेगी, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, जो एटम होगा वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। इसीलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑलवेज शो कोवेलेंट नेचर एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, 2 टाइप के बॉन्ड आपके कोर्स में है। मेटल नॉन मेटल जब पढ़ोगे तो आयनिक बॉन्ड मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा जो डिवाइड किया गया सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में। अब इसका पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से पूछा जाता है, सोप्स आर फॉर्म्ड, सोप्स आर फॉर्म्ड, सबसे इंपॉर्टेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन रहती है इसमें, बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ, by the saponification of, ऑप्शन दिए गए यहां पे, ऑप्शन आपको दिया गया है अल्कोहल, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड या ग्लिसराइड्स। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा होगा ग्लिसराइड्स। और यही से क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं, अगर अल्कोहल को हम मिला देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो हमारा बनेगा ईस्टर, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ईस्टर्स में फ्रूटी स्मेल आती है। ये क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, एक कंपाउंड, A organic compound contain A and B. If A react with B and form compound C which has fruity smell, then what is the name of the compound C? तो fruity smell अगर वर्ड बोलेगा इसका मतलब वो हमारा ईस्टर बन रहा है, और जो A होगा वो अल्कोहल होगा, जो B है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इस टाइप का एक लैंग्वेजेबल क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी चैप्टर्स पर बेस्ड है, और वो हमारा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, what is the functional group of ब्यूटेनोन।
तो आपके कोर्स में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला है अल्कोहल, लास्ट में ऑल दिखेगा OL और OH उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा है एल्डिहाइड, लास्ट में अल दिखेगा और CHO उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तीसरा है कीटोन, लास्ट में ओन दिखेगा और CO उसका रिप्रेजेंटेशन साइन होता है। और बिल्कुल लास्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लास्ट में दिखता है ओइक एसिड, दिखता है COOH। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ONE, ओन, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाई हो गया कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन C2H6। ये क्वेश्चन, C2H6 में CH बॉन्ड कितने हैं? तो पहले फॉर्म करेंगे इसको। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर सिंगल बॉन्ड्स हैं। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि CH बॉन्ड कितने हैं। तो यहां पर एक बॉन्ड C और C के बीच में है, बाकी सारे बॉन्ड C और H के बीच में है। तो यहां से एक बॉन्ड कर देंगे कम, तो हमारे 6 CH बॉन्ड आएंगे, 6 CH बॉन्ड होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, the order of acetic acid resemble with एसिटिक एसिड का ऑर्डर कैसा होता है? ऑप्शन है रोज, बर्निंग प्लास्टिक, विनेगर या अल्कोहल। तो जो एसिटिक एसिड की जो स्मेल होगी, एसिटिक एसिड इनमें से होता क्या है? एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा? विनेगर होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? विनेगर। एसिटिक एसिड की जो स्मेल है वो विनेगर से मैच करेगी, रिजेंबल करेगी, रोज, बर्निंग प्लास्टिक या अल्कोहल से नहीं करेगी, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है और जो विनेगर है एक ही फॉर्मूला होता है। डिफरेंस ये है, जो एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं विनेगर। 90% केस में अगर आपसे पूछे कि विनेगर का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे। डिफरेंस ये है कि विनेगर इज अ मिक्सचर बट एसिटिक एसिड इज अ कंपाउंड। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है विनेगर। तो ये हमारे कुछ 4 चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई थिंक अगर आप इतना कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में जो नंबर्स है वो बूस्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और जितने भी हमारी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं ध्यान से। वो आपके नंबर्स में, आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। So wish you all the best for your upcoming science examination. Thanks to everyone for connecting me.